नमस्कार, बियॉन्ड बैरियर्स की इस मेन मास्टरी सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूपी गुंडा एक्ट। अगर आप लोगों को याद हो तो 11 कैटेगरीज़ थी जिनमें कि अगर कोई पर्सन फ़ॉल करता है तो उसको क्या हम लोग मानते हैं, गुंडा मानते हैं। अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हो, कल का लेक्चर आप लोगों ने क्लियरली पढ़ा हो, तो आप लोगों को याद होगा कि 2016 के अंतर्गत एक अमेंडमेंट हुआ था, हम लोगों ने कल देखा था, कैटेगरी 11 ऐड हुई थी। 2016 के अमेंडमेंट से हमारे पास एक चीज़ आई थी कि अगर कोई कैटल ट्रेसपास करता है, तो वो पर्सन भी गुंडा एक्ट के अंतर्गत एज़ अ गुंडा रजिस्टर्ड होगा। तो अगर कोई कैटल ट्रेसपास कर रहा है, काऊ स्लॉटर कर रहा है, तो उसको भी हम लोग अंडर गुंडा एक्ट गुंडा कंसीडर करते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वो कौन-सा है? यूपी प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट 1955। तो काऊ स्लॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूपी के अंतर्गत 1955 में ये एक्ट बनाया गया था, जो कि एनफोर्स कब आया था? 6 जनवरी 1956 में ये एक्ट एनफोर्स हुआ था। एक्ट नंबर कौन-सा है इसका? एक्ट नंबर 1 ऑफ 1956। ये जो हमारा लेक्चर है वन शॉट में रहेगा और इस ये लेक्चर देखने के बाद एक आप लोगों को भी आपकी तरफ से भी होमवर्क रहता है। वो ये रहता है जैसे गुंडा एक्ट हम लोगों ने कवर किया है, तो आज मैंने गुंडा एक्ट के ऊपर जितने भी पॉसिबल मेंस में फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन जो नेचर अभी क्योंकि हम लोगों ने कभी यूपी में इससे पहले ये सारे सब्जेक्ट्स थे नहीं, तो जितने भी पॉसिबली फ्रेम्ड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको ग्रुप पे दिए हुए हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चंस जाइए, देखिए और आंसर राइटिंग करके ग्रुप पे सेंड कीजिए। तो ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है और ये मेरा एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट 1955। सबसे ज़्यादा फेवरेट जो इन 16 एक्ट में रहेगा ना वो नेचर ऑब्जेक्टिव जो मेन डेफिनेशन वाला क्लॉज़ है, उस पूरे जिस चीज़ पे वो एक्ट बेस्ड है, जैसे ये काऊ पे तो काऊ की डेफिनेशन, बीफ की डेफिनेशन, इन सब के अराउंड ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं, तो इन सबको हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि 2017 या 2014 के बाद से ही हम लोगों ने काऊ प्रोटेक्शन स्टार्ट किया है, पहले से चल रहा है। हाँ, रूल्स को अब अमेंड करते गए हैं, तो रेफ़रेंस आप लोग समझ ही गए होंगे। तो नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट देखते हैं। नेचर क्या है? ये स्पेशल क्रिमिनल लॉ है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है और प्रोहिबिट करता है। ट्रांसफ़ॉर्म करता है, हम लोगों के पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो 48 को उसको एनफोर्सिएबल क्रिमिनल सैंक्शंस प्रोवाइड करता है। जो हमारा आर्टिकल 48 है डीपीएसपी का वो क्या कहता है कि प्रोहिबिट करना चाहिए काऊ स्लॉटर को। काऊ स्लॉटर प्रोहिबिट होना चाहिए। डीपीएसपी आप लोगों को मालूम ही है कि एनफोर्सेबल नहीं है। तो इस डीपीएसपी को टीथ कौन देता है? वो देता है ये एक्ट, काऊ स्लॉटर्स एक्ट हमारा इस डीपीएसपी को मतलब कि अगर हम लोग चाहें तो अपने आंसर राइटिंग में आर्टिकल 48 को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हुए डीपीएसपी में इस आंसर राइट अपने आंसर के फॉर्मेट में इसको इनबिल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एंट्री 15 लिस्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है वो स्टेट को पावर देती है कि वो अपने स्टेट के लिए इस तरीके का एक्ट बना सके एनिमल प्रोटेक्शन का, काऊ स्लॉटर प्रोटेक्शन का। तो ये पावर स्टेट को कहाँ से मिलती है? एंट्री 15 लिस्ट 2। आप सबको मालूम है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कौन-कौन सी लिस्ट होती हैं? कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो उसी स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 15 लिस्ट 2 के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कॉम्पिटेंट है। आर्टिकल 25 को भी ये फॉरबिट नहीं करती, उसके अगेंस्ट नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम में इसमें भी हम लोग कुरैशी का केस पढ़ेंगे अभी स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें भी बताया गया है कि जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, इस एक्ट के अंतर्गत कि स्लॉटर नहीं होगा, वो आर्टिकल 25 की भावना के अगेंस्ट में नहीं है। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, उनको मानते हुए वो रीज़नल रिस्ट्रिक्शंस को और इस एक्ट को हम लोगों ने क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है। आर्टिकल 19(6) भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है जो ये एक्ट उसको जस्टिफाई करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट लोगों ने नेचर देख लिया, स्पेशल क्रिमिनल लॉ है, प्रोटेक्शन की बात करता है, प्रोहिबिशन की बात करता है, डीपीएसपी को एज़ अ क्रिमिनल सैंक्शन प्रोवाइड करता है, एनफोर्सेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का? कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज़, बुल्स एंड बुलक्स थ्रूआउट द यूपी, नो एक्सेप्शन फॉर कस्टम और पर्सनल लॉ। साफ-साफ देखिए इसका ऑब्जेक्ट ये कहता है कि
कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं है किसी भी कस्टम और पर्सनल लॉज़ के रिगार्डिंग। तो बैन है मतलब पूरी तरीके से बैन है। काऊ की जो फैमिली लिनेज है उसमें जैसे क ये तीनों आते हैं। एक काऊ, दूसरा बुल, तीसरा बुलक। इन तीनों को आप नहीं स्लॉटर कर सकते, कंप्लीटली बैन है। कोई ब्लैंकेट बैन्स नहीं है यहाँ पे कि इसकी उम्र 20 साल की हो जाए, उसके बाद अब वो किसी काम का नहीं रहा बुल और बुलक्स, तो आप इनको स्लॉटर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूपी के अंदर नहीं हैं, कंप्लीटली बैन कर रखा गया है। Expanded object protect India's agricultural economy. Cow is a national economic resource for farming, dairy and drought purposes. तो इसका एग्रीकल्चरल जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पॉलिसीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है आर्टिकल 48, कल्चरल प्लस रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ काउ इन इंडियन सोसाइटी, इन सबको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। कौन से एक्ट के थ्रू? काउ स्लॉटर। हमारे यहाँ बोला भी जाता है ना, गाय जो होती है माता है, पूजनीय है, तो इसलिए इसको भी हम लोग जो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसको भी हम लोग इस एक्ट के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हम लोग देख लिया, आर्टिकल 48 एंट्री 15 लिस्ट 2, आर्टिकल 25, उसके अलावा आर्टिकल 19(6). जो भी लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं आप लोग उसको डिटेल में पढ़िए। कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में जाइए, ड्रॉप कीजिए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आया कि इसका आंसर ऐसे फ्रेम किया जा सकता है, तो आप आंसर फ्रेम करके उसको ग्रुप पे भेजिए। इस का जो लास्ट की 2 स्लाइड्स है उसमें भी हम लोगों ने जितने भी इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोगों ने लेक्चर में ही इनबिल्ट कर लिया है। तो ये जो काउ स्लॉटर एक्ट है इसके जो मेन प्रोविजंस हैं, जो मेन जहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं, उसका डेफिनेशन क्लॉज। सपोज कोई भी एक्ट है उसका जस्ट कहाँ से पता चलेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके टर्म्स से पता चलेगा क्या क्या यहाँ डिफाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है सेक्शन 2 के अंतर्गत। सबसे पहले तो काउ, वैसे तो 2B में है लेकिन पहले हम लोग देखेंगे। काउ स्लॉटर है तो पहले हम लोग समझते हैं, चलिए काउ किसको कहते हैं। तो इंक्लूड्स heifer, uncarved female, calf, male or female, entire bovine progeny covered, not just adult cow। टेक्निकल टर्म्स आ गए, एकदम से समझ में नहीं आया क्या हुआ। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है, चाहे वो 6 महीने की गाय का बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो चुका हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, बछड़ा बछड़ी जो भी हम लोग कहते हैं वो सब क्या है, काऊ हैं। मतलब काऊ की कैटेगरी में ये सब आएंगे। चाहे वो 2 दिन का ही बच्ची क्यों ना हो, चाहे वो 10 दिन का हो गया हो बछड़ा, चाहे वो 1 साल का हो गया हो, वो काऊ की कैटेगरी में आएगा। आप उसको मार नहीं सकते। इसके अलावा बुल और बुलक, ये दो टर्म्स हैं जो कि 1958 के जो हमारा अमेंडमेंट था। कहाँ के आप पेन, एक सेकेंड, हाँ, 1958 के अमेंडमेंट से यहाँ डेफिनेशन से तो हटा दिया गया, बट बाकी के पूरे सेक्शंस में हम लोग देखते हैं तो ये सब पाया जाता है। और एंटायर बोवाइन प्रोजेंसी कवर्ड मतलब कि जो पूरी इसकी लीनियज है, काऊ का जो लीनियज है उसके अंदर बुल और बुलक्स दोनों ही आते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देनी पड़ेंगी कि दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कंसीडर करी जाती हैं। इसके अलावा सेक्शन 2A पे अब आते हैं वापस से। पहला सेक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बीफ का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि वहाँ बीफ मिल रहा था, पुलिस का छापा पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो बीफ एग्जैक्टली क्या होता है? जो काऊ का मीट है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बीफ। तो फ्लैश ऑफ काउ इसमें एक्सेप्शन है। सील्ड कंटेनर इंपोर्ट फॉर मेडिसिनल यूज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन। हम लोग जब डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली मेडिसिनल यूज टर्म नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी सील्ड कंटेनर है वो जो कि इंपोर्ट कराया जा रहा है यूपी के अंदर, वो बीफ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। सपोज आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कोई आप शॉपिंग करने जाते हैं स्पेंसर में, चलिए स्पेंसर का नाम नहीं लेते, किसी एक्स मॉल में आप जाते हैं, तो एक्स मॉल में आप गए, वहाँ पे आपको केन्ड बीफ का मीट मिलता है। तो वो जो है वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, एक्सेप्शन के अंदर वो आ जाएगा। अब चाहे वो मेडिसिनल पर्पज से हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, अगर वो है तो वो एक्सेप्शन के अंदर आएगा, वो बीफ की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अगर नॉर्मली बीफ की डेफिनेशन में आएगा तो वो पनिशेबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो एक्सेप्शन में लाई करेगा तो पनिशमेंट में
नहीं होगा। स्लॉटर हमारा डिफाइंड है कहाँ, सेक्शन 2D में। सेक्शन 2D क्या बताता है, किलिंग बाय एनी मेथड ऑल्सो इंक्लूड्स मेमिंग इंजरी। मतलब कि अगर आप किसी भी तरीके से काऊ को, बुल को, बुलक को इंजरी पहुंचा रहे हैं, इंजरी ऐसी है कि या तो सर्टेन इंजरी है कि इससे डेथ हो जाएगी, या फिर इस तरीके से इंजरी करी है कि आगे जाके मतलब किसी भी तरीके से अगर डेथ कॉज हो रही है तो वो स्लॉटर आएगा। चाहे इंजरी हो, चाहे आपने उसको खाना पीना बंद कर दिया, जिसमें ऑर्डिनरी कोर्स में डेथ कॉज हो जाए, किलिंग बाय एनी मेथड। इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। गौशाला कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2C में, काउ केयर फैसिलिटी जो कि रजिस्टर्ड है यूपी गौशाला अधिनियम 1964 में, या फिर इस्टेब्लिश करी गई है सेक्शन 6 में। सपोज आप जो है अपने घर के पास एक टीन शेड डाल के वहाँ पे गाय पालन कर रहे हैं, बट वो गौशाला अधिनियम या फिर अंडर सेक्शन 6 में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो गौशाला नहीं होगी। गौशाला के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो रजिस्टर्ड हो इन कैटेगरीज में। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही यहाँ पे ट्रायल रन करता है। मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको सुनना बेल के लिए बहुत मैंडेटरी है। सेक्शन 7A के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है। तो ये होगा सारा डेफिनेशन का पार्ट जो हमारा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर, सेक्शन 3, मतलब कि अगर मेंस में आने की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, सेक्शन नंबर 3 इस एक्ट के अंतर्गत, नो पर्सन शैल स्लॉटर और कॉज ऑफर टू बी स्लॉटर्ड एनी काउ। मतलब वो खुद भी नहीं करेगा, किसी तरीके से कॉज भी नहीं करेगा, किसी को ऑफर भी नहीं करेगा कोई भी काउ, बुल और बुलक एनीवेयर इन यूपी। यूपी के अंतर्गत आप ये कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। किस किस को लेके बात किया गया, एसेंशियल्स क्या क्या है, काउ, बुल, बुलक, all three protected absolutely। स्लॉटर, कॉजिंग, ऑफरिंग, खुद कॉज करवाना, ऑफर करना, सारे के सारे पार्टिसिपेशन कवर होंगे। नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज, मतलब कि ये जो है भाई ओवरराइड करता है जितने भी पर्सनल लॉज हैं, कस्टम्स है, यूसेज है। जैसे बकरीद के ऊपर वाला ही केस था जो अभी हम लोगों ने देखा था, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वाला को बोला गया था कि क्या सिनेरियो है, मतलब स्लॉटर करना मतलब रिलीजियस कस्टम है, तो कोर्ट ने कहा था नहीं, इसके ऊपर जो बैन लगा है 25 के अंतर्गत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आता है। तो नॉन अब्सेंटे क्लॉज है, ये ओवरराइड करता है किसी भी पर्सनल लॉज को, कस्टम को, यूसेज को। अप्लाइज टू एवरी प्लेस इन यूपी, यूपी ये हर जगह पे अप्लाई होगा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। ये नहीं कि प्राइवेट जगह है अपने घर के अंदर लाके कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ये सब फालतू चीज़ें, इन पे ध्यान आपको नहीं देना है। ऑल ओवर यूपी मतलब ऑल ओवर यूपी। नो फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट बैन इज अनकंडीशनल। बैन जो है वो अनकंडीशनल है। अच्छा, किस पे बैन नहीं है, किस किस को स्लॉटर किया जा सकता है, बफेलो को, गोट को, शीप को, पिग को, ओनली बोवाइन, जो काउ, बुल, बुलक एक कैटेगरी के, एक लिनेज के हैं, उनको नहीं। बाकी बफेलो, गोट, शीप, पिग, इन सबको आप स्लॉटर कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी बैन नहीं लगा हुआ है। आंसर राइटिंग में कौन कौन से की टर्म्स आप लोगों को ध्यान में रखने, जरा ध्यान दीजिए। नॉन ऑब्स्टेंटे, मोस्ट पावरफुल लेजिस्लेटिव टूल, ओवरराइड्स आर्टिकल 25। इस सेक्शन 3 के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्या क्या है। नॉन ऑब्स्टेंटे ओवरराइड करता है 25 को। मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी का केस अभी हम लोगों ने देखा, टोटल बैन जो है वो वैलिड बताया गया। नो एज यूटिलिटी एक्सपेंशन इन यूपी, मतलब कि जैसे कुछ स्टेट्स में है कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें वो 20 साल बाद, 15 साल बाद आप स्लॉटर पे कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं है, ऑब्सोल्यूट बैन है। ये इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा ध्यान रखिएगा। एग्जाम टिप हमारी पढ़ी हुई है, ओवर आराम से पढ़िए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मीन्स सेक्शन 3 जो है वो ओवरराइड करता है पर्सनल लॉ। आर्टिकल 25 रिलीजियस प्रैक्टिस, ऑलवेज पुट दिस फ्रेज इन द आंसर। सेक्शन 5, 5A और 5B, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, वो क्या है, वो ये है कि सेक्शन 5
जो बीफ का ट्रेड है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया। मतलब कि सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ऑफर करना, सेल करना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑफर करना बीफ, ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। एक्सेप्शन क्या है? केवल और केवल अगर मेडिकल यूजेस है, मेडिकल यूजेस मतलब मेडिसिनल पर्पस में वो जो फ्लैश है वो यूज हो रहा है, तो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। या फिर एयरक्राफ्ट या फिर रेलवे पैसेंजर्स जो कि ऑन बोर्ड है, मतलब चल रही है ट्रेन, उसमें अगर आपको इम्पोर्ट होता है तो आप इसके अंदर लायबल नहीं होंगे, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। अदरवाइज बाकी हर केस में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। एक्सेप्शन में ध्यान दीजिएगा, पैसेंजर्स ऑन बोर्ड ओनली है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट एट स्टेशन। स्टेशन पे वेट कर रहा है कोई नहीं, वो सब नहीं आएगा। आप ट्रेन में हैं, एयरपोर्ट में, प्लेन के अंदर हैं, तब हुआ है ये वाला काम, तो फिर ठीक है। अगर आप स्टेशन पे हैं, एयरपोर्ट पे हैं, तो आप इसके अंदर एक्सेप्शंस में लायबल नहीं होंगे। 5A क्या बताता है? 5A कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ काउंस, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ट्रांसपोर्ट अगर काउस का करना है, परमिट जो है वो 5A में मिलेगा। ट्रांसपोर्टिंग काउस आउट ऑफ यूपी विदाउट स्पेशल परमिट ऑफेंस है। मतलब ये नहीं कल आपको मन हुआ कि अरे इंस्टाग्राम पे देखा था काउ, जो गाय का व्यापार करो इसमें बहुत पैसा है, आप निकले, डाला पकड़ा, ट्रक लिया, जितनी भी गाय टहल रही थी गाड़ी में भरी और लेके आप निकल गए बिहार कहीं और, तो ऑफेंस हो जाएगा। बिजनेस इंस्टाग्राम के चक्कर में मत करिएगा, इसमें जेल वेल हो जाएगी, अच्छा खासा पनिशमेंट मिलेगा। तो अगर आपको ये सब काम करना ही है तो पहले परमिट लीजिए। विदाउट स्पेशल परमिट आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। परमिट की फीस क्या है? 500 रुपये पर काउ। आप सपोज 10 काऊ लेके जा रहे हैं, पर काऊ आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 5,000 रुपये आपकी फीस होगी, वो आप दीजिए, आपको परमिट मिल जाएगा। हाँ, फ्री किस सिनेरियो में होगा? अगर आपका जो ये ट्रेड है, मतलब जो आपका परमिट है, वो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 6 महीने से कम की है, तो फिर चलिए आपको एक बार को स्पेशल परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो 6 महीने से कम का है, तो फिर आपको स्पेशल परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज आपने ये ऑफेंस कर दिया तो फिर क्या क्या होगा? सीज क्या क्या हो जाएगा? आपका व्हीकल सीज हो जाएगा, अगर व्हीकल में बीफ है तो बीफ सीज हो जाएगा, कैटल जितने भी वहाँ पे मिलेंगे उन सबको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है रिकवर कर ली जाएगी आपकी, से कब तक की? 1 साल तक की। तो आप बिजनेस करने जा रहे थे, सरकार को बिजनेस करा के आप वापस आ जाएंगे। 5 सीजर अंडर सेक्शन 5A जो हम लोगों ने देखा ना, व्हीकल का है, बीफ काउ रिमेन्स मेंटेनेंस कॉस्ट रिकवरेबल फ्रॉम अक्यूज अप टू 1 ईयर, लिविंग कैटल, ये सारे वो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको आंसर अपना सुंदर ब्यूटीफाई करने के लिए ऐसे आपने पॉइंटर बना दिया। एग्जामिनर के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपका एक एक लाइन पढ़े, कुछ जितनी भी चीज़ें अलग से उसको दिखाई देंगी, हमें हमारी कॉपी बाकी 2,000 बच्चों की कॉपी से अलग करने के यही सारे टेक्निक्स होती हैं। तो वही ये पीपीटी में अलग से देखिए, आपको ये वाला पॉइंट जो है वो अलग से, एक ही यहाँ पे लिखा है, एक ही यहाँ पे लिखा है, हमें देख के ही ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है वो एक अलग बात है। हाँ, आप बताइए देख के कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है? ये वाला पार्ट ज़्यादा सही लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो यही आपको वहाँ भी करना है। सेक्शन 5B, क्रुएल्टी एंड एंडेंजरमेंट, फिजिकल इंजरी हो रही है, म्यूटिलेशन हो रहा है, डिप्राइविंग फूड वाटर, डेंजरस ट्रांसपोर्ट, किसी भी तरीके से आप जानवर के साथ, मतलब कि काऊ के साथ क्या कर रहे हो? फिजिकल इंजरी कॉज कर दे रहे हो, म्यूटिलेट कर दे रहे हो, डिप्राइव कर दे रहे हो कि खाना ही नहीं देंगे, जान चली जाएगी, डेंजरस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो आपके खिलाफ सज़ा होगी। सज़ा क्या है? सज़ा है 1 से लेकर 7 साल तक की, प्लस 1 से लेकर 3 लाख तक का पनिशमेंट। ये जो सेक्शन 3 के पनिशमेंट्स हैं उनसे कम है, बट these are also a very good amount of punishments. सेक्शन 5B प्लस द लूप होल, फैटल इंजरी विदाउट डेथ स्टिल स्लॉटर, मतलब कि आपने ऐसी इंजरी कॉज कर दी है जिससे कि डेथ हो जाएगी, तो केवल इंजरी भी स्लॉटर का जो है वो काम करेगी। स्लॉटर की कैटेगरी में आप लोग आ जाएंगे। आप लोग क्यों आएंगे? आप लोग तो बढ़िया लोग हैं, वकील टाइप के लोग हैं, आपको तो एपीओ बनना है। केस आएगा आपके पास तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
सेक्शन 8 हमारा जो है वो इस एक्ट की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भाई मना कुछ भी कर दिया जाए, अगर पनिशमेंट नहीं दिए जाएँगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आदमी मोरालिटी पे तो मानता है नहीं। वो सुधरने वाली आदत होती नहीं है हम लोगों की, तो सीधी-सी बात है, अगर कुछ भी काम करने से रोकना है किसी को, तो सीधी-सी बात है उसके लिए लॉ का सीधा-सा नियम है, आप पनिशमेंट दे दीजिए, पनिशमेंट जैसे ही इन्वॉल्व होंगे, वैसे ही आदमी के अंदर डर भय बैठ जाता है। तो देखते हैं सेक्शन 8 इस बारे में बात करता है। हम लोगों ने देखा था 5B में भी एक पनिशमेंट था, 1 साल से लेके 7 साल तक का पनिशमेंट। अब देखते हैं कि अगर कोई स्लॉटर ऑफ काऊ या फिर बुलक कर रहा है, बुलक, तो 3 से 10 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 3 से 5 साल तक का 3 से 5 लाख का फाइन सेक्शन 8(1) में बताया गया है। ये अगर ये कोई जो बीफ है इसको सेल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो भी सेम पनिशमेंट 8 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। इल्लीगल ट्रांसपोर्ट कर रहा है काउस को बिना परमिट के, तो भी 3 से 10 साल तक का पनिशमेंट। और इम्प्रिजन वो क्या है हमारा फाइन, 3 से लेके 5 लाख तक का फाइन। सेक्शन 5A में ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं। पनिशमेंट 8 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत दी हुई है। रिपीट ऑफेंस अगर हो रहा है तो पनिशमेंट डबल हो जाएगा, फाइन डबल हो जाएगा, 8(2) के अंतर्गत ये बताया गया है। एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़्ड है अगर, तो अगर वो फरार हो गया, मतलब कि आप बुला रहे हो कि भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया कह रहे हैं नहीं मैं नहीं आऊँगा, तो फिर भैया को पब्लिसिटी के द्वारा मतलब सुपरस्टार इन्फ्लुएंसर बना दिया जाएगा, और इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए सरकार आगे से आएगी और सरकार कंटेंट क्रिएट करेगी और बताएगी कि ये जो नाम का इंसान है इसकी ये फ़ोटो है, इसको पब्लिकली हर जगह पब्लिश करा दो और बताओ कि ये इन इन गतिविधियों में पाया गया है, पब्लिकली इसको हीरो बनाया जाए। ये कहाँ मेंशन है? 8 के 3 में मेंशन है। अच्छा, इसके बाद आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 बताता है कि इस एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हैं, ये सारे जो हम लोगों ने देखे जिनका ये पनिशमेंट है, ये सब कैसे हैं? कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। मतलब कि सेक्शन 5B और सेक्शन 8(1) के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट करेगी। आप ये सारी कॉम्प्लिकेशन चीज़ें रहने दीजिए। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी और बेल मिलना मुश्किल है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। वैसे भी स्पेशल लॉज़ हैं, बेल के लिए तो हमने लोगों ने देखा ही कितना ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर इसके अंदर काऊ स्लॉटर एक्ट के अंदर दिया गया हुआ है। बल्कि जितने भी हम लोग यूपी के लॉज़ देखेंगे, उन सब के अंदर ही बेल का प्रोविज़न जो है वो बहुत ही तगड़ा है। मतलब नॉर्मली आपको बेल नहीं मिलेगी, आपको पीपी को सुनना होगा, कोर्ट का ये डिस्क्रिशन है, मतलब कोर्ट को पूरी तरीके से कन्विंस करो कि एक तो आपने ऑफेंस किया नहीं है, दूसरी बात ये है कि आपको जब बेल पे छोड़ा जाएगा तो भी आप कोई ऑफेंस नहीं करोगे, तो ये सारा सिस्टम होता है। अभी हम लोग देखेंगे रिगरस इम्प्रिजनमेंट, आरआई मतलब कि हार्ड लेबर होगा, मिनिमम फाइन इज़ मैंडेटरी, मतलब 3 लाख तो देना ही पड़ेगा। सेक्शन 5B में लेसर पनिशमेंट है, वो हम लोगों ने अभी चेक किया था पहले, डबल पनिशमेंट है अगर स्ट्रॉन्ग डिटरेंस डिज़ाइन है, मतलब डिटरेंस थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में नॉन बिलेबल कॉग्निजेबल सेक्शन 9 में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंडेटरी अपोज करेगा सेक्शन 7A के अंतर्गत ये दिया हुआ है। 5B में ऐसे ऑफेंसेस कौन से रहे? रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टिंग सेलिंग ऑफ बीफ, 8(1) में स्लॉटर, इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रेड। तो ये सब एक एग्जांपल है, ध्यान से देख लीजिए क्लैरिटी के लिए। इसके अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 5, 8, 10 और सेक्शन 8 का सबसेक्शन 3, ये सब कुल मिला के बताता है कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ अप्लाई होता है प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट में। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि जनरली किस पे सारी जिम्मेदारी होती है? प्रोसिक्यूशन को साबित करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक्यूज को साबित करना है कि उसने ऑफेंस नहीं किया है। प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगा केवल क्या? सेक्शन 5A10 में पोजेशन जो थी बीफ की वो इस आदमी के पास से मिली है, और जो कि बीफ है वो लैब कंफर्म्ड होगा, और या तो फिर काऊ रिमेन्स जो होंगे वो। प्रोसिक्यूशन इतना साबित कर देगा, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगा। उसके बाद कोर्ट क्या है भैया, वो शैल प्रिज्यूम कर लेगी, प्रिजम्पशन हम लोगों ने पढ़ाई है, मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब हम लोगों ने क्या, आप लोग भेज देने जा रहे हैं, प्रिजम्पशन तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता है तो बताइएगा, उसके ऊपर भी एक लेक्चर ले लिया जाएगा। तो शैल प्रिज्यूम करेगी, रेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, बट स्टिल कोर्ट मानेगी तो एक्यूज्ड को मौका दिया जाएगा कि वो साबित करे। कोर्ट मान के चले कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है, मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, मानेगी ही मानेगी। बर्डन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? एक्यूज के ऊपर, मस्ट प्रूव एब्सेंस ऑफ मेंसरिया और उसका लॉफुल पोजेशन था।
जनरल लॉ में प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, बीएसए में एक्यूज्ड डिस्प्रूव गिल्ट्स, मे प्रिज्यूम डिस्क्रिशनरी होता है, शैल प्रिज्यूम मैंडेटरी होता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है। सिमिलर लॉज ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे, पीएमएलए, एनडीपीएस, ये एंटी कन्वर्जन एक्ट, एससी एसटी एक्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, हम लोगों के कोर्स में है, तो उसमें भी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, मेंस में पूछा जाने वाला सवाल है। सेक्शन 7A जो है वो हमारा बेल के रिगार्डिंग बात करता है। बेल के रिगार्डिंग क्या बात करता है भाई? ये ही प्रोविज़न है जिनसे पता चलता है कि एक्चुअली में काऊ स्लॉटर एक्ट के अंतर्गत बेल लेना बहुत आसान बात नहीं है। प्लस यहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही सारी चीज़ें करेगा। डबल सेटिस्फैक्शन टेस्ट इसको बोलते हैं, मेंस में ये टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट है, हर केस में एसपीपी ही होगा। विदाउट एसपीपी बेल प्रोसीडिंग्स प्रोसीजर जो है प्रोसीजर बेल प्रोसीडिंग का बिना एसपीपी के हुआ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, तो वो प्रोसीडिंग वॉइड हो जाएगी। तो एक्यूज बेल के लिए अप्लाई करेगा, एसपीपी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेल को अपोज करने की, मैंडेटरी ये करेगा ही करेगा। अगर इफ एसपीपी अपोजेस डबल सेटिस्फेक्शन टेस्ट, मतलब कि डबल सेटिस्फेक्शन टेस्ट का मतलब क्या है? कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होगी एक्यूज गिल्टी नहीं है। दूसरा, नॉट लाइकली टू ऑफेंड वाइल ऑन बेल, मतलब कि जब वो बेल पे होगा तब भी वो कोई ऐसा घटिया काम नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो ये बेल के जो प्रोविजंस हैं जिनको दोनों ही तरीके से सेटिस्फाई होना पड़ेगा कोर्ट को, ये काफ़ी बेल को लेना मुश्किल करते हैं। नॉर्मल बेल आसानी से ऐसे तो मिल जाती है, लेकिन हम लोगों ने स्पेशल लॉ ही बनाया है, तो इसलिए हम लोग बेल का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल रखते हैं। तो बेल और किन केसेस में इसी तरीके की बेल हमको देखने को मिलती है? तो पीएमएलए हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनडीपीएस, एससी एसटी एक्ट, एंटी कन्वर्जन एक्ट और यूपी काउ स्लॉटर एक्ट्स में ये सब डबल सेटिस्फेक्शन वाला काम चलता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा था कुरैशी वाला केस था। कुरैशी वाले केस में क्या था कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि भाई अप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि जो कल्चर कस्टम है उनके बेसिस पे हम इस चीज़ को अपोज नहीं कर सकते हैं। तो ये लॉ जो है वो वैलिड है। ये आर्टिकल 25 के अगेंस्ट में नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कुरैशी वाले केस में मान लिया था। आर्टिकल 19(1)(g) पब्लिक इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इकोनॉमिक वैल्यू फॉर कैटल वो अप्लाई किए जा रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करते हैं इस एक्ट को। ये जो अपील है ये मानी नहीं गई। फिर स्ट्रिक्ट बेल को जस्टिफाई किया गया। स्लॉटर जो है वो इरिवर्सिबल है, तो एविडेंस इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो बोला गया कि स्ट्रिक्ट बेल जस्टिफाइड है क्योंकि ऑफेंसेस भी उसी लेवल के हो रहे हैं। इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनली आपने चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो बेल के प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 21 के विरुद्ध में है। तो उन्होंने इस चीज़ को बेसिकली माना और एक्सेप्ट किया। उसके अलावा आर्टिकल 48 तो इस एक्ट की जान है ही। मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी 2025 का केस था, उसमें बोला गया टोटल बैन अपहेल्ड, मतलब कि डीपीएसपी को जस्टिफाई कर रहा है। टोटल बैन मतलब क्या था? काऊ, बुल, बुलक। तो बुल और बुलक्स के ऊपर ये था ना कि 20 साल, हम लोगों ने देखा था कुरैशी वाला केस, फिर एक केस और देखा था जिसमें कहा था कि 20 साल तक अगर फिटनेस सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, हाँ, ये था कॉन्सेप्ट कि अगर कुछ भी हो 20 साल पूरे हो गए, अब उनका सर्टिफिकेट बन जाएगा और मतलब अब वो किसी काम के रहे नहीं है, तो उनको स्लॉटर किया जा सकता है। लेकिन यूपी के अंदर इस पर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन है। चाहे बुल हो, बुलक को, कोई भी एज हो, आप उसको स्लॉटर नहीं कर सकते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था टोटल बैन वाला, ये आर्टिकल 48 को सपोर्ट करता हुआ मिर्ज़ापुर मोती कुरैशी के केस में बोला गया वैलिड है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला ट्रांसपोर्ट एलोन ऑफेंस में ये कैजुअल एफआईआर, कंटेम्प्ट का रिस्क, ये सारी चीज़ें बोली गई। मिर्ज़ापुर देख ही लिया हम लोगों ने, कुरैशी का केस भी हम लोगों ने देख लिया। आई होप ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और जुडिशियल डिबेट वाला सिस्टम आपको समझ में आ रहा हो। ये कॉन्सेप्ट रखे गए थे, जो एक्सेप्ट होगा ये चीज़ें अगेंस्ट में थी, जो एक्सेप्ट डिनाई करते चले गए हम लोग, और फाइनली डिनाई किया, तभी आज हमारे सामने ये एक्ट है और हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं। करता है सेक्शन 6 गौशाला एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क। गौशाला मैकेनिज्म
अब गौशाला किस लिए बनाई गई है? अब सपोज़ किसी अब स्लॉटर तो आप कर नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उस जो आपके पास कैटल है, आप उसको पाल भी नहीं पा रहे हो। तो आप क्या करेंगे, आपके पास इकोनॉमिक सोर्सेज़ नहीं है, बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं, तो आप जाओ अपना कैटल जो है वो इन गौशालाज़ को दे आओ। हाँ, लेकिन आपने एक बार अपना कैटल सरेंडर कर दिया तो फिर उसको आपको वापस लेने नहीं दिया जाएगा। State government or registered societies can establish gaushala for stray old surrender cows. Any person unable to maintain, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, unprotected cow may surrender to गौशाला. One surrender cow will not be returned under any circumstances. पॉलिसी के लिए क्या, लॉफुल अल्टरनेटिव टू अबेंडनमेंट और इलीगल सेल। इससे अच्छा है कि आप जाके गौशाला में दे आइए। आप इलीगल तरीके से आप उसको बेचोगे नहीं, अबेंडन नहीं करोगे और इससे स्लॉटर को हम लोग बचा सकते हैं। हम लोगों ने देखा क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। नो प्राइवेट सेटलमेंट अलाउड है, बेल है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अगर एक्यूज भाग जाता है तो फिर क्या प्रोसीजर है, नेम और फोटोग्राफ उसका पब्लिश कराया जाएगा, पब्लिक प्लेसेस पर लगाया जाएगा, कोर्ट कैन ऑर्डर न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, यूनिट प्रोविजन है। ये सोशल रेपुटेशन जो है वो किसी भी इंसान के डायरेक्टली हिट करता है। आपको 2 मिनट में मॉडल बना दिया जाएगा अगर आपने ये सारी हरकतें करी। क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो हम लोग देखते हैं और कभी-कभी आ जाता है क्वेश्चन कि यूपी काउ स्लॉटर एक्ट को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, तो ये पॉइंट्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशनलाइजेज आर्टिकल 48, 48 को ऑपरेशनलाइज करता है, उसको टीथ देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डीपीएसपी को क्रिमिनलाइज करता है, उस जो कह रहा है प्रिवेंट करना है काउ स्लॉटर्स को, एनिमल स्लॉटर को, इन सबको वही गिव कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव क्रिमिनल टीथ। ग्रेडेड पनिशमेंट सेक्शन 3 वर्सेस सेक्शन 5 भी रिफ्लेक्ट्स प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ प्रिंसिपल। ये नहीं कि हर लेवल के लिए अलग-अलग ऑफ है, वो हम लोगों ने कैटेगरीज बनाई है कि कौन कितना सीवियर ऑफेंस है, जो जितना सीवियर ऑफेंस है उसके लिए उतना सीवियर पनिशमेंट। सेक्शन 9 के अंदर रिवर्स बर्डन है, ये प्रैक्टिकली क्योंकि स्पेशल क्रिमिनल लॉ है तो अगर आपके पोजीशन में मीट मिला तो आप ही लायबल हैं, फिर आप अपना उसको साबित करते रहिए। गौशाला मैकेनिज्म ह्यूमेन पॉलिसी है, अल्टरनेट है ये अबेंडन का, कोई अबेंडन करे उससे अच्छा गौशाला में दे आओ। भाई वो भी जानवर है, उसके भी जीने का हक है, तो अबेंडन कर दो गाँव में, इधर-उधर रही वो घूमे फिरे, उसके खाने-पीने की हालत ना हो। तो इससे अच्छा है गौशाला में जाइए, अबेंडन करने से अच्छा है। डबल पनिशमेंट, अगर आप बार-बार वो कुत्ते की दुम है, अगर आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपका पनिशमेंट जो है वो डबल कर दिया जाएगा। चैलेंजेस हम लोगों को कभी-कभी देखने को मिलते हैं, गौ रक्षा विजिलेंटी एक्ट एम्बेडाइज मॉब वायलेंस एक्ट ने ये हुआ भी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई बार इस पे डिसीजन दे दिया है कि गौ रक्षक वाले जो विजिलेंटी होते हैं, ये नहीं कि केवल शक के बेसिस पे मॉब लिंचिंग कर दे किसी को कि देख के लग रहा है कि आप ऑथराइज नहीं है, बट स्टिल आप जाके किसी को परेशान कर रहे हैं केवल शक के बेसिस पे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। हाई कोर्ट ने इसको मल्टीपल टाइम्स बोला है कि ये इलीगल है और जो भी ये सब करता है उसको सज़ा मिलेगी। मॉब लिंचिंग हमारे बीएनएस के अंदर ये एक नया ऑफेंस भी ऐड हुआ है। बताइए मॉब लिंचिंग का सेक्शन क्या है? डिस्प्रपोर्शनेट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम दलित लेदर बोन मील कम्युनिटीज़, जो वही हम लोगों ने देखा ना एससी एसटी ओबीसीज वाले जो ये लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने ये बोला कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा के हमारे जो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोफेशन है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, बट इसको लीगल रिस्ट्रिक्शंस माना गया। इसके बाद गौशाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमी है हमारे यहाँ। सरेंडर मैकेनिज्म पुअरली इम्प्लीमेंटेड इन प्रैक्टिकल। सरेंडर वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली इस एक्ट के अंतर्गत अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा भी है, पुलिस मस्ट नॉट फाइल केसेस इन कैजुअल मैनर। इस केस में कैजुअल मैनर में आप मत केस फाइल कीजिए बेस्ड ऑन इमोशनल रिएक्शन और मॉब प्रेशर फ्रॉम गौ रक्षक। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है अरेस्ट करने से पहले। एफआईआर बेस्ड ऑन गौ रक्षक प्रेशर विदाउट वेरिफिकेशन ग्राउंड फॉर कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन। मतलब आईओ के ऊपर लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी है, कोर्ट ने कहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर ही कंटेम्प्ट का एक्शन हो जाएगा अगर तुमने सही से इंक्वायरी नहीं करी। चलिए
फाइनली इस एक्ट को हम लोगों ने अपने दिमाग में सेट कर लिया, एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं एंड और इसी के साथ धीरे-धीरे ये एक्ट समापन की तरफ जाता हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं। ऑफेंस कमिट हुआ, हो गया। सेक्शन 3, 5, 5A, 5B वायलेशन हुआ किसी भी सेक्शन का। एफआईआर हुई, सीजर हुआ, कॉग्निजेबल है तो फिर अरेस्ट विदाउट वारंट ही होगा। व्हीकल सीज कर लिया गया, बीफ और कैटल जो थे वो भी सीज कर दिए गए। बेल के लिए अप्लाई किया गया, डबल सेटिस्फेक्शन टेस्ट हम लोगों ने देखा। नॉन बिलेबल है, एसपीपी सुनेगा, उसके बाद डबल सेटिस्फेक्शन टेस्ट, मतलब कि कोर्ट देखेगी कि क्या होता है, मतलब कि एसपीपी पहले तो मैंडेटरी है, अपोज करेगा बेल, उसके बाद कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक तो इसने ऑफेंस नहीं किया और दूसरा ये है कि बेल पे अगर बाहर जाएगा तो भी रिपीट में ये ऑफेंस ये सब नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो लैब कंफर्म करेगा ऑफ बोवाइन स्पीशीज क्या था। सेक्शन 9 में प्रिजम्पशन नहीं है, सेक्शन 5A के 10 में जो प्रिजम्पशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और सेक्शन हमारे प्रिजम्पशन कौन सी है यहाँ पे प्रिजम्पशन है शैल प्रिजम्पशन। तो शैल प्रिजम्पशन एक्टिवेट हो जाएगी, 8 के 3 के अंतर्गत दी हुई है। ट्रायल सेशन कोर्ट बर्डन ऑन एक्यूज टू रिबट शैल प्रिजम्पशन। कन्विक्शन जो है वो है, हम लोगों ने देखा ही, 3 से लेके 10 साल तक का कन्विक्शन हो सकता है। फाइन देना मैंडेटरी है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक के फाइन्स हैं। दोबारा किया तो डबल पनिशमेंट है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट का। हाँ, एक चीज़ और, शैल प्रिजम्पशन 8(3) में हमारे पास देखने को मिलती है और दूसरा सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन 5A का 10, इन दोनों में है। 8(3) में क्या है कि जो कंटेनर में उसके पास बीफ मिला है या जो भी चीज़ें हैं, उसमें उसको ये साबित करना है कि ये जो ले जा रहा है वो ये किस लिए लेके जा रहा है, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए एक्सेप्शन में लाई कर रहा है। और 7A में उसको प्रूफ करना है कि उसकी गिल्ट नहीं है, वो निर्दोष आदमी है। यहाँ 8(3) में एक्सेप्शन वाला प्रूफ करना है, 8A10 में उसको प्रूफ करना है कि उसकी कोई भी गिल्ट नहीं है, वो सीधा साधा भोला वाला नन्ना मुन्ना मासूम सा आदमी है, उसको फंसाया जा रहा है। तो ये दोनों सेल्फ प्रिजम्पशन 8(3) में भी और 5A10 में है, 2 जगह है। इस पे कुछ बच्चों के डाउट आ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, लगेगा। मॉडल क्वेश्चंस देखिए, इनको आंसर करने का आपकी जिम्मेदारी है। ग्रुप पे मैं आंसर चेक कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, आपका कोई डाउट है उसको हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेंगे। इनिशिएटिव्स लेंगे तो आप ही का बेटर है, आप ही का करियर है, आप ही का भविष्य है। डिस्कस द नेचर, ऑब्जेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 विद स्पेशल रेफरेंस टू आर्टिकल 25, 48 एंड 19(1)(g ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार इसको हम लोगों ने इस एक्ट में मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, ये आंसर लिखना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। स्लॉटर और बीफ को डिफाइन करना, इज कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी टू अ काउ शॉर्ट ऑफ किलिंग कवर्ड अंडर दिस एक्ट, एक्सप्लेन विद रेलिवेंट प्रोविजंस, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस आप आराम से पढ़िए और इन सबको आपको हमें ग्रुप के अंदर इन सबके आंसर्स दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं, मार्क्स देखिए इसके सामने हैं। शॉर्ट में आ सकता है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग फॉर्म में आ सकता है। अब देखिए शॉर्ट मार्क्स में क्या क्या बनता है। एसपीपी को डिफाइन कर दिया, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ बता दिया, गौशाला और सरेंडर मैकेनिज्म। सेक्शन 5B पब्लिक शेमिंग ऑफ एक्सपॉन्डर 8(4) पे जो लोगों ने देखा था, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, रट डालिए। प्रॉब्लम बेस्ड, ए इज फाउंड विद सील्ड टिन्स ऑफ बीफ इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री in an airtight conductor, can he be prosecuted under the act? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर रेडी करके भेजिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बियॉन्ड बेयर एक्ट्स मेंस मास्टरी सीरीज हमारी कंप्लीट होती है। ये लेक्चर मतलब कि यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 हम लोगों ने होलिस्टिकली कवर कर लिया है। यूपी एपीओ मेंस में इसके बाहर से कुछ भी आने की कोई भी संभावनाएं लगती नहीं है और ना ही आएंगी, इतना आप पढ़ लीजिए। नोट्स आपको लेक्चर से देख के बनाइए या कुछ दिन बाद आप परचेज भी कर सकते हैं। कुछ दिन में मतलब वो 2-3 दिन की बात है। यूट्यूब पे बियॉन्ड वेरिएट्स को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे बियॉन्ड वेरिएट्स को फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सारे दरबार खुले हैं, आप कहीं भी आइए, जो भी आपकी समस्या है
पूछिए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।